नमस्कार साथियों। वर्ग एक चयन और जो पात्रता परीक्षा है उसकी जो एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और अब तक जो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है उसकी 3 कक्षाएं वो हो चुकी हैं, जिसमें कि हमने जो एमपी टेट में जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके जो पीवाईक्यू है उनको सॉल्व किया है। इसके साथ ही आज हम इस क्लास को है कंटिन्यू करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। ये जो पंक्तियां हैं आधुनिक हिंदी के प्रमुख महाकाव्य कामायनी की जो श्रद्धा सर्ग है उसकी हैं। जब मनु अपने जीवन में हताश और निराश होता है तो श्रद्धा उसके जीवन में जब आशा आशा का नया संचार करती है तो वह इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से करती है कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। कामायनी आधुनिक हिंदी का एक प्रमुख महाकाव्य है जो कि 15 सर्ग हैं उसमें विभाजित है। और इसमें जो दर्शन है वो है शैव दर्शन, आनंदवाद या प्रतिविज्ञा दर्शन। आज हमारा जो सेशन है उसका जो पहला प्रश्न है वो है खुश किस्मत में उपसर्ग है। खुश किस्मत में उपसर्ग है। तो सबसे पहले जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होती हैं? शब्दांश होते हैं। और उपसर्गों की क्या विशेषता होती है कि उपसर्ग है वो शब्द के प्रारंभ में लगती हैं सदा। और प्रारंभ में लगकर ये जो शब्द का जो अर्थ है उसको परिवर्तित कर देते हैं। शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो उपसर्ग के बाद संदर्भ में हमें 3 बातें महत्वपूर्ण रखने की याद रखने की है। वो है सर्वप्रथम तो जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं। दूसरी बात उपसर्ग है वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। थर्ड जो बात है वो है कि शब्द के जो अर्थ है उसमें ये परिवर्तन या जो उसका जो नया रूप है वो करते हैं। तो हमारे पास है ऑप्शन है कि खुशकिस्मत में उपसर्ग है। तो खो ऑप्शन है हमारे पास, तो ये तो नहीं होगा। फिर सेकंड जो ऑप्शन है वो है खुश, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन बनेगा वो बनेगा खुश, और इसका जो शब्द और बन जाएगा इस तरीके से भी खुश प्लस किस्मत। और इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है खुश किस्मत। तो खुश का भी यहाँ पर एक अलग अर्थ निकलता है, किस्मत का भी अर्थ अलग अर्थ निकलता है। तो खुश किस्मत में जो उपसर्ग है वो है खुश। अगला प्रश्न है अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ के स्तर पर तो जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? जो एमपी वर्ग चयन परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है उसमें जो साहित्य के साथ साथ जो व्याकरण के प्रश्न है उनकी जो प्रवृत्ति है वो भी देखने को मिलती है। अगर आपको कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो जो एग्जाम की प्रवृत्ति है उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा प्रवृत्ति का ध्यान देने के लिए सबसे हमारे जो गाइड और मार्गदर्शक होते हैं वो होते हैं पीवाईक्यू। तो अगर हमें अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन लेना है तो साहित्य के साथ साथ हमें जो व्याकरण है उसको भी मजबूत बनाना होगा। तो अर्थ के स्तर पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वाक्य नहीं, वर्ण भी नहीं, शब्दांश भी नहीं। तो जो अर्थ के स्तर पर जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है शब्द। तो हमारा जो डी आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है अज्ञे ने किस कवि को कवियों का कवि कहा था? अज्ञे ने किस कवि को कवियों का कवि कहा था? तो अज्ञे हैं वो आधुनिक हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं। और अज्ञे के द्वारा जो तार सप्तक है उसका संपादन का कार्य भी किया गया था। अज्ञे के द्वारा जो पहला जो तार सप्तक जो प्रकाशित किया गया था वो किया गया था 1943 में। और दूसरा सप्तक प्रकाशित किया गया था 1951 में। थर्ड 1959 में और फोर्थ 1979 में। ये जो तार सप्तक हैं उनका जो क्रम है वो है 1943, 51, 59, 59 और 79। अज्ञे की जो प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं वो हैं चिंता, भग्नदूत, इतियलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार और असाध्य वीणा इत्यादि। इसके अलावा अज्ञे ने 2 महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। वो है एक बूंद सहसा उछली और अरे अयावर याद रहेगा। अज्ञे के महत्वपूर्ण उपन्यास है की अगर चर्चा करें तो उसमें एक है नदी के दीप, और नदी के दीप से उनका उपन्यास भी है और कविता भी है। इसके अलावा शेखर एक जीवनी है जो कि 4 भाग हैं उसमें विभाजित है। फिर अज्ञे ने किस कवि को कवियों का कवि कहा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तो उन्होंने नहीं कहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं वो हिंदी की जो छायावाद की जो बृहद रही हैं
प्रसाद, पंत और निराला उसमें से एक है। और इसके अलावा जो निराला है वो मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं हिंदी में, मुक्त छंद के प्रणेता है। इनकी जो पुस्तक है परिमल, उसमें उन्होंने बोला है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति जहाँ परतंत्र के बंधनों से मुक्त हो जाना है, वहीं कविता की मुक्ति है वो छंद के बंधन है से मुक्त हो जाना। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं उसमें गीत का, परिमल, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता इत्यादि हैं। धर्मवीर भारती जो हैं वो अज्ञा द्वारा संपादित दूसरा सप्तक है उसके कवि है। और इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वो हैं कनुप्रिया और ठंडा लोहा। इसके अलावा अज्ञा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, धर्मवीर भारती के दो बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, वो है गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। इसके अलावा धर्मवीर भारती का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक भी है जिसे काव्य नाट्य और गीति नाट्य की संज्ञा दी जाती है, वो है अंधायुग, जो कि 5 अंकों में विभाजित है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1955 और 56 दोनों ही देखने को मिलता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो छायावादी कवि हैं और धर्मवीर भारती हैं वो दूसरा जो सप्तक है उसमें संकलित है। इसके अलावा जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, ये जो अज्ञा द्वारा संपादित 1943 में जो प्रथम तार सप्तक था उसके संपादन में शामिल थे, प्रथम तार सप्तक में। और इनके दो ही काव्य संग्रह हैं, जो दो काव्य संग्रह उनके वो हैं चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक दूल। भूरी भूरी खाक दूल। अगर इनकी अगर महत्वपूर्ण कविताओं की अगर चर्चा करें तो उसमें एक है भ्रमराक्षस, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता है उनकी। इसके अलावा है अंधेरे में और भूल गलती, इनकी और चंबल की घाटी में, इनकी जो 4-5 कविताएं बड़ी महत्वपूर्ण है। अंधेरे में, भ्रमराक्षस, भूल गलती और चंबल की घाटी में। फिर है शमशेर बहादुर सिंह। तो अज्ञे ने जो कवियों का जो कवि कहा है वो कहा है शमशेर बहादुर सिंह को। ये जो शमशेर बहादुर सिंह हैं अज्ञे द्वारा संपादित 1951 में दूसरे सप्तक में शामिल थी ये दूसरे सप्तक में शामिल थी। और इसके अलावा इनके दो बड़े ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, वो है एक है बात बोलेगी और दूसरा है चुका भी नहीं हूं मैं। चुका भी नहीं हूं मैं। चुका भी नहीं हूं मैं के लिए इनको जो साहित्य अकादमी है उससे भी सम्मानित किया गया था। चुका भी नहीं हूं को मैं साहित्य अकादमी है उससे भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उसमें वो शमशेर सिंह बहादुर सिंह को बात का कवि के नाम से संबोधित करते हैं, बात के कवि। और ये बात के कवि किस सेंस में बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो रच काव्य संग्रह उसका नाम है बात बोलेगी। तो ये जो टर्म है इसको याद रखना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। जो शमशेर सिंह बहादुर सिंह है, शमशेर बहादुर सिंह है, इनके जो काव्य की जो प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता है, एक तो इनका जो अनुभूति परक काव्य है और दूसरी तरफ ये अपनी बिंब धर्मता, जो इनका जो बिंब धर्मता वो काफी जटिल विधान रूप ली है। और तीसरी ये अपनी प्रयोग धर्मता है उसके लिए प्रसिद्ध थे। और तीस और एक और महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में कि इनको जो हिंदी और उर्दू का जो द्वाब है उसके संबोधित के रूप में भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी कविता है उसमें जो उर्दू शब्द हैं उनका खुलकर प्रयोग किया है, जिस कारण इनको हिंदी और उर्दू है उसका द्वाब के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इस तरीके से शमशेर सिंह बहादुर सिंह सिंह हैं वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। अज्ञे ने इनको कवियों का कवि बोला है। इनकी जो काव्य संग्रह वो है बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूं मैं। इसके अलावा इनको हिंदी और उर्दू का जो द्वाब है उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में उर्दू शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में इनको जो बात के कवि है उसके संबोधित के रूप में किया है। इसके अलावा जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं
उसको रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक है, उसमें भयानक खबरों के कवि है उसके रूप में संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से संगत युग्म नहीं है। निम्नांकित में से संगत युग्म नहीं है। हुमायूं रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो और विजयपाल रासो। ये जो सभी जो कृतियां हैं वो आदिकाल की है। और आदिकाल में जो वीर गाथा काल काव्य है, आदिकाल में जो वीर गाथा प्रवृत्ति है, वीर गाथा, उसके अंतर्गत ये जो सभी की सभी जो रचना है वो शामिल है। और वीर गाथा काव्य की प्रमुख एक विशेषताएं कि इसमें दो शैलियों का प्रयोग हुआ है, एक है डिंगल और एक है पिंगल। डिंगल और पिंगल। पिंगल में जहाँ श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो डिंगल में ओजस्वी पूर्ण जो वीरतापूर्ण कविता है उनकी शैली को अपनाया गया है। खुमान रासो दलपति विजय, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ये आदिकाल की प्रमुख वीर गाथात्मक कृति है। और दलपति विजय जो है वो खुमान रासो के रचयिता हैं। इसके अलावा जगनिक का परमाल रासो है, ये भी सही है। इसी परमाल रासो का एक खंड है जिसको बोलते हैं आल्हा खंड, जिसमें कि आल्हा और ऊदल की जो 52 लड़ाइयां हैं उनका जिक्र है। और ये आला खंड को गाते हुए लोग मिल जाएंगे आपको, जब वर्षा अत्यधिक वर्षा ऋतु का समय होता है तब आला खंड गाने का सबसे उपयुक्त समय होता है। तो जो जगनिक है, इसकी जो रचयिता है वो है परमाल रासो। परमाल रासो को रचयिता जगनिक, और इसका एक भाग है आला खंड। और ये जो आला खंड है इसका जो भाषा है वो है बैसवारी भाषा। ये भी याद रखने वाली है कि जो आला खंड की जो भाषा वो है वो कौन सी है, बैसवारी भाषा। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है, बैसवारी भाषा। अमीर रासो सारंग दर, ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि जो सारंग अमीर रासो है वो सारंग दर की रचना है। विजयपाल रासो नरपति नाला, ये ऑप्शन है गलत है क्योंकि नरपति नाला है वो रचयिता के हैं बीसल देव रासो के। बीसल देव रासो। और ये जो बीसल देव रासो जो ग्रंथ है वो 4 भागों में विभाजित है। इसके अलावा जो विजयपाल रासो है, इसकी जो रचयिता है वो है नल्हा सिंह भाट। नल्हा सिंह भाट है वो इसके रचयिता हैं। तो ये जो सभी की जो सभी रचना है वो आदिकाल की जो वीर गाथात्मक काल है उनकी रचना है। और इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है विजयपाल रासो, क्योंकि विजयपाल रासो के जो रचयिता हैं वो है नल्हा सिंह भाट। और नरपति नाल्हा ने रचना की थी बीसल देव रासो की, जो कि 4 भाग हैं उसमें विभाजित है। जगनिका ने रचना की थी परमल रासो को, परमल रासो को, जिसका एक भाग है वो है आलाखंड, जो कि बैसवारी भाषा है उसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जो हालाबाद हैं उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। तो हिंदी साहित्य में जो हालाबाद की जो शुरुआत है वो उत्तर छायावाद युग से मानी जाती है। उत्तर छायावाद में जब हालाबाद है उसकी प्रारंभ हो जाती है। और ये जो हालाबाद का जो समय है वो सामान्यतः 1933 से प्रारंभ मान लिया जाता है। तो जो छायावाद की समानांतर है ये हालाबाद भी जब छायावाद अपना अंत पर होता है तो उसी समय में जो छायावाद है उसकी शुरुआत हो जाती है। और ये जो हालाबाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। और जो हालाबाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन और प्रेम जो मस्ती काव्य है उसके जो कवि हैं प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना काव्य संग्रह वो है, एक है मधुबाला, मधु कलश और मधुशाला। इनका जो काव्य है उस पर जो खय्यम है उनकी जो रवाइयां हैं उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। खय्यम की जो रवाइयां हैं उनका प्रभाव है इनके काव्य पर दिखाई पड़ता है, ये रवाइयों का प्रभाव।
तो जो इलाहाबाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है हरिवंश राय बच्चन, और इसकी जो शुरुआत है वो सामान्यतः 1933 है उसके आसपास है वो मानी जाती है। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह वो है मधुबाला, मधु कलश और मधुशाला। खय्यम की जो उमर जो रुबाइयां हैं उनका जो प्रभाव इस पर माना जाता है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन की जो ख्याति है वो अपनी आत्मकथा के लिए मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में है प्रकाशित की थी। उसका जो क्रम है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से स्वपन तक। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा है वो कितने भागों में विभाजित की, 4 भागों में। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उससे आपको एग्जाम में अनेक बार प्रश्न देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम तो उससे प्रश्न बनता है कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में विभाजित है, तो वो 4 भागों में। फिर पूछा जाता है कि उसका जो क्रम है वो क्या है, तो सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। और इलाहाबाद के जो प्रवर्तक हैं वो भी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसके अलावा जो निराला है, इससे पहले प्रश्न में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि जो छायावाद की जो वृद्धि रही है उसके अंतर्गत है वो शामिल है, और ये मुक्त छंद के प्रणेता भी हैं। फिर है शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जो पूरा नाम है वो है शिवमंगल सिंह सुमन। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह वो है हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, और एक और है मिट्टी की बारात। और मिट्टी की बारात के लिए इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया था। तो जब भी कोई रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होती है तो वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया था। तो जो शिवमंगल सिंह सुमन का जो काव्य है वो काफी विविधतावादी है। एक तरफ तो वे प्रेम और श्रृंगार की रचना भी करते हैं, कितनी बार तुम्हें देखा पर आंखें नहीं भरी। दूसरी तरफ ओजस्वी पूर्ण और जो उद्बोधन पर कविताएं हैं, पत भूलना जाना कहीं जीवन के उपवन में, वो भी लिखते हैं। और दूसरी तरफ जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं और गरीब हैं और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी कविताएं भी लिखते हैं। इस तरीके से जो सुमंगल सिंह सुमन की जो कविता है वो मानवतावाद को है वो प्रतिस्थापित करती हैं, मानवतावाद को। तो इनका जो काव्य है वो काफी विविधतापूर्ण है। हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन और मिट्टी के भारत इत्यादि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है वो है बैरागी। इनका जो पूरा नाम है वो है बाल कवि बैरागी, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था नंदराम दास। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार भी रहे हैं और साथ में ये सांसद भी रहे थे। तो बाल कवि बैरागी है इनका सही नाम, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था नंदराम दास। डॉक्टर चिंतामणि जो उपाध्याय हुए हैं, एक आलोचक हुए हैं प्रसिद्ध मालवा साहित्य में, और उन्होंने जो लाल बाल कवि बैरागी है उसके उनके जो काव्य है उसको जो श्रृंगार और अंगार का जो काव्य है उसके रूप में भी संबोधित किया है। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचना है वो है भावी रचक देश के और मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने इनके काव्य को श्रृंगार और अंगार का समन्वित रूप बताया है, और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है भावी रचक देश के और मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसके अलावा इनका जो वास्तविक नाम है वो है नंदराम दास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल कवि बैरागी का जो असली नाम था वो क्या था, तो वो था नंदराम दास। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में महादेवी वर्मा की कृति नहीं है। निम्नांकित में महादेवी वर्मा की कृति नहीं, तो महादेवी वर्मा है वो जो छायावाद की जो प्रमुख है ये कवित्री हैं। और इसके अलावा जो छायावाद की जो लघु त्रयी है उसमें महादेवी वर्मा को शामिल किया जाता है। छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, उन चारों कवियों में जो सबसे ज्यादा रहस्यवाद की भावना है वो शुक्ल जी के अनुसार वो महादेवी वर्मा में मानी जाती है। इनकी जो प्रमुख काव्य संग्रह वो है रश्मि, नीरजा, निहार, सांध्य गीत, दीप शिखा और यामा। इसके अलावा इन्होंने इनकी जो ख्याति है वो ना केवल काव्य संग्रह के रूप में है बल्कि जो गद्य के क्षेत्र में इन्होंने भी अपनी लेखनी चलाई है, और गद्य आंदोलन के विकास में इनका काफी योगदान रहा है। इनकी ये विशेषता रही है कि जो रेखा चित्र संस्मरण है उस विधा को आगे ले जाने में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां इत्यादि रेखा चित्र संस्मरणों के माध्यम से उन्होंने इस विधा को काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया था।
तो ये महादेवी वर्मा की कृति नहीं है। अतीत के चलचित्र इनकी कृति है। मेरा परिवार भी है, अत के साथी भी है। ये जो चितवन की छां है, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ये जो रचना है वो है विद्या निवास मिश्र की। और ये विद्या निवास मिश्र का पहला ललित निबंध संग्रह है। पहला ललित निबंध संग्रह। ये विद्या निवास मिश्र का पहला ललित निबंध संग्रह है, चितवन की छांव। इसके अलावा जो विद्या निवास मिश्र ने जो ललित निबंध आंदोलन की तिरई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कुबेरनाथ राय के साथ में, ये भी सम्मिलित हैं। तो अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार और पथ के साथी हैं, वो महादेवी वर्मा की कृति है। पथ के साथी में उन्होंने जो अपने आसपास के जो साहित्यकार हैं और उनका जो बड़ा ही मार्मिक और जो व्यक्तिगत और जो साहित्यकर्म है, उसको उकेरा है। उसमें चाहे फिर निराला हो, प्रसाद हो, पंत हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सियाराम शरण गुप्त है इत्यादि। इस तरीके से उसमें जो 7 जो कवि हैं उनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग में नहीं है। निम्नलिखित में से सही युग में नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त का द्वापर, ये जो कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की रचना है द्वापर। इसके अलावा इनकी जो एक और महत्वपूर्ण रचना है वो है साकेत, जो कि एक महाकाव्य उसकी श्रेणी में शामिल किया जाता है। और इसका जो नवम सर्ग है वो उन्होंने उर्मिला को समर्पित किया है। इसके अलावा यशोधरा भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। फिर है बाबरा अहेरी, ये यज्ञ की काव्य संग्रह है, सही है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में एक है उर्मिला, यशोद यशोधरा। इसके अलावा जो भारत भारती है, वो इनका जो प्रबंध काव्य वो बड़ा महत्वपूर्ण, ये जो नव जागरण है उसको प्रतिपादित करने के साथ ही राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के विकास में मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती रचना है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1911। और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। उर्मिला, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना है, बिल्कुल सही है। बालकृष्ण शर्मा जो नवीन है, तो जो छायावाद के बाद है 2 धाराओं का विकास होता है। एक है प्रेम और मस्ती का काव्य, जिसमें भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल इत्यादि कवि आते हैं। दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, उसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि कवि और कवित्री आते हैं। तो ये जो उत्तर छायावाद का जो युग है उसमें शामिल होते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसके अलावा जो बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक और ख्याति है कि इन्होंने गणित शंकर विद्यार्थी हैं उनके मार्गदर्शन में जो प्रताप पत्रिका है उसके संपादन का भी कार्य किया था। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रवाह और प्रताप 2 पत्रिकाओं के संपादन का कार्य किया था, प्रवाह और प्रताप। इसके अलावा ये स्वयं को अनिकेतन के नाम से संबोधित करते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन सा कवि है वो स्वयं को अनिकेतन के नाम से संबोधित करता है, तो वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनके जो प्रमुख जो काव्य संग्रह वो है कुमकुम, कुआसी, आपलक और उर्मिला। इनके बड़े ही महत्वपूर्ण काव्य हैं कुमकुम, कुआसी, आपलक और उर्मिला। और इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रिका के साथ ही स्वयं को अनिकेतन है उसके नाम से भी संबोधित करते हैं। तो जो कृष्णायन जो काव्य है ये एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसके जो लेखक है वो श्री कृष्ण सरल नहीं है, बल्कि इसके जो लेखक है वो हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, वो एक बेहतरीन लेखक होने के साथ ही एक राजनीतिज्ञ भी थे। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जेल में जब वो थे तो वहां पर जेल पर ही उन्होंने कृष्णानयन जो महाकाव्य है उसकी रचना की थी। इसके अलावा इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण आत्मकथा भी प्रसिद्ध है, वो है लिविंग इन एरा। लिविंग इन एरा इनकी आत्मकथा। और पूछा भी जाता है कि लिविंग इन एरा वो किसकी आत्मकथा है, तो वो है द्वारका प्रसाद मिश्र की आत्मकथा लिविंग इन एरा। और इसके अलावा जो कृष्णायन है वो इनका महाकाव्य है। इसके अलावा इन्होंने श्री शारदा और दैनिक लोकमत है, 2 पत्रिकाओं के जो संपादन है उसका भी कार्य किया था। श्री शारदा और दैनिक लोकमत जो पत्रिका है उनके संपादन का भी कार्य किया था, दैनिक लोकमत पत्रिका।
इस तरीके से द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन महाकाव्य और लिविंग इन एरा आत्मकथा के साथ ही श्री शारदा और दैनिक लोकमत पत्रिका उसके प्रकाशन अभी का भी कार्य किया था, और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं पूर्व में। फिर है श्री कृष्ण सरल। ये जो श्री कृष्ण सरल है, ये आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं, और इनकी जो सबसे बड़ी ख्याति ये रही है कि उन्होंने जो क्रांतिकारी शहीद हैं उनके जीवन पर महाकाव्यों की रचना की है। क्रांतिकारी शहीदों के जीवन पर महाकाव्य लिखे हैं, और इन्होंने इस तरीके से 12 महाकाव्यों की रचना की है। इनकी जो संख्या है वो है 12। इसके अलावा इन्होंने सर्वाधिक महाकाव्य लिखे हैं और उनकी संख्या है 15। सर्वाधिक महाकाव्य लिखने का जो श्रेय है वो श्री कृष्ण सरल को ही जाता है। महाकाव्य है 15, इन्होंने ही लिखी हैं। इसके अलावा इनको जीवित शहीद है उनकी भी संज्ञा दी जाती है। तो क्रांतिकारियों पर लेखन कार्य करने के कारण और उनकी जो योगदान और बलिदान है उसको देश को याद कराने के कारण इन्होंने 12 महाकाव्यों की रचना की थी क्रांतिकारियों पर। इसके अलावा इन्होंने सर्वाधिक महाकाव्य लिखे हैं और उसकी जो संख्या है वो है 15। इन्होंने क्रांतिकारियों पर भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि जो क्रांतिकारी हुए उन पर महाकाव्यों की रचना की है। इसी कारण इनको जो जीवित शहीद है उसकी संज्ञा भी दी जाती है। और इनका जो जन्म है वो श्री कृष्ण सरल का वो मध्य प्रदेश के गुना अशोकनगर में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है मैं फूल नहीं, कांटे अनियारे लिखता हूँ, शहीद इत्यादि हैं वो इनकी प्रमुख रचनाएं। मैं फूल नहीं, कांटे अनियारे लिखता हूँ और शहीद। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास की जो लेखक है वो केदारनाथ सिंह तो नहीं है, क्योंकि जो केदारनाथ सिंह है वो तीसरे सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। केदारनाथ सिंह है वो तीसरे सप्तक में शामिल है, और तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1959। अगला ऑप्शन है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा है वो हिंदी की एक प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक है। तो रामविलास शर्मा है वो हिंदी की एक प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक हैं, और इनके साथ ही ये जो प्रथम तार सप्तक है उसमें संकलित थे। प्रथम तार सप्तक में, प्रथम तार सप्तक के जो 7 कवि थे उसमें भी ये शामिल थे। प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। इसके अलावा रामविलास शर्मा का जो प्रमुख कार्य है वो किया था इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में। इनका 2 अवधारणा है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक है नव जागरण की अवधारणा और एक है हिंदी जातीयता। तो आलोचना के क्षेत्र में इनकी 2 अवधारणाएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, वो है हिंदी जातीयता और नव जागरण की अवधारणा। तो रामविलास शर्मा है वो प्रथम तार सप्तक में शामिल थे। इसके अलावा ये प्रगतिवादी आलोचक हैं, और हिंदी जातीयता और हिंदी जो नव जागरण है उसकी ये जो 2 विचार वो हैं विचारधाराएं उनको प्रतिपादित करने का जो श्रेय है वो उन्हीं को जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नव जागरण, प्रेमचंद और उनका युग। इसके अलावा इन्होंने तुलसी सूर इसके अलावा इन्होंने महापरा निराला के जीवन पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवनी भी लिखी थी। उसका नाम था निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 भागों में विभाजित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है निराला की साहित्य साधना, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी की जीवनी है। और उस निराला की साहित्य साधना, और ये है 3 भागों में विभाजित है। तो रामविलास शर्मा एक प्रगतिवादी आलोचक हैं। प्रथम तार सप्तक के इस संकलन में संपादित थे। हिंदी जातीयता, हिंदी नवजागरण की अवधारणाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। निराला की साहित्य साधना जो कि निराला की जीवनी है उसके लेखक भी रामविलास शर्मा है। और इसके अलावा अन्य जो रचना है वो है हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद और उनका साहित्य। इसके अलावा इनके 2 निबंध बड़े महत्वपूर्ण है, वो है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य और आस्था और सौंदर्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं वो एक प्रमुख कवि भी रहे हैं, और इसके अलावा इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इस पुस्तक में है, वो सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल है, दो काव्य हैं, उन्हीं को ही पूर्ण कर पाए थे। तो बच्चन सिंह की ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और विभिन्न प्रकार की जो यूजीसी नेट के जो एग्जाम होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से जो पुस्तक है से प्रश्न बनने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बच्चन सिंह की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला हिंदी का हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान का सर्वोच्च पुरस्कार होने के साथ ही संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा हैं, 22 भाषाओं के साथ ही अंग्रेजी भाषा को भी दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं और उसके अलावा जो अंग्रेजी को भी शामिल किया जाता है, खुद मिलाकर ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाता है। हिंदी का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो महादेवी वर्मा को तो नहीं मिला था। महादेवी वर्मा है वो हिंदी की पहली महिला हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी की पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था। तो ये हिंदी की पहली महिला हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ना कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। जयशंकर प्रसाद को भी नहीं मिला था। जयशंकर प्रसाद को इनकी एक महत्वपूर्ण रचना जो कामायनी है उसके लिए जो मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वो मिला था। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बाद में मिला था, लेकिन पहला नहीं मिला था। तो इस तरीके से दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। हिंदी का जो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था सुमित्रानंदन पंत को। तो हिंदी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को। और हिंदी की जो पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो था महादेवी वर्मा, और पहले जो व्यक्ति थे वो थे सुमित्रानंदन पंत। इसके अलावा अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी, वो भी हिंदी के क्षेत्र में, वो मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का, वो है विनोद कुमार शुक्ल को। तो वर्तमान जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था 58वां 2024 का, वो मिला था विनोद कुमार शुक्ल को। और इनसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो दो व्यक्तियों को मिला था। एक मिला था उर्दू के जो एक मिला था गुलजार को, और दूसरा था स्वामी रामभद्राचार्य को। तो अभी जो वर्तमान में वो मिला है हिंदी के क्षेत्र में विनोद कुमार शुक्ल को, और इससे पहले मिला था दो व्यक्तियों को, स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को। और इससे पहले जो हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो एक महिला लेखिका थी, उनको मिला था 2017 में, कृष्णा सोबती को। अगला प्रश्न है, सही युग्म चुनिए। मिश्र बंधु विनोद अवध बिहारी मिश्र, ठीक है ये ऑप्शन। मिश्र बंधु विनोद हैं वो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख लेखक हैं। इनकी दो बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो है मिश्र बंधु विनोद, और इसके अलावा है हिंदी नवरत्न। और इसके अलावा जो मिश्र बंधु विनोद है वो तीन भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्यामा बिहारी, गणेश सुखदेव और श्यामा बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसमें जो सही युग्म है वो चुनना है। तो मिश्र बंधु विनोद ने अवध बिहारी मिश्र तो नहीं लिखा। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, बल्कि इसके जो लेखक हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है उसके जो लेखक हैं वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास लिखा है वो लिखा है राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो है आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसके अलावा इन्होंने कबीर पर एक व्यवहारिक आलोचना भी लिखी थी जिसका नाम था कबीर। कबीर पुस्तक में वो कबीर को वाणी का डिक्टेटर है उसके रूप में भी संबोधित करते हैं। तो सही विकल्प जो युग में वो है हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद का जो कहानी लेखन है या जो उनका जो गद्य लेखन है वो चलता है प्रेमचंद के समानांतर। तो प्रेमचंद, और इसलिए जो कहानी युग है उसको प्रेमचंद प्रसाद युग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद है वो ना सिर्फ एक अच्छे कवि थे, बल्कि वो एक अच्छे, बहुत ही अच्छे कहानीकार भी थे। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह वो हैं आंसू, लहर, झरना और कामायनी। तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी है वो इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इसके अलावा इनके जो कहानी संग्रह वो है छाया, आंधी भी है, इंद्रजाल भी है। तो दिए गए जो सभी विकल्प हैं वो सही है, क्योंकि इनके जो कहानी संग्रह हैं वो हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल अब इनके प्रमुख कहानी संग्रह। तो दिए गए सभी विकल्प। इनकी जो पहली कहानी है वो है ग्राम, ये भी याद रखने वाली बात है, जो कि इंदु पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। और इंदु पत्रिका के जो संपादन का कार्य है वो भी जयशंकर प्रसाद ने किया था। तो इनके जो कहानी संग्रह वो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनकी जो पहली कहानी है ग्राम, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं आंसू, लहर, झरना और कामायनी। इसके अलावा जो जयशंकर प्रसाद की जो ख्याति है वो है हिंदी नाटक के विकास में। ये हिंदी नाटक के शिखर पुरुष भी माने जाती हैं। इनके जो प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं उनके माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को गति मिलने के साथ ही हिंदी नाटक के जो विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर चाहे वह स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो या फिर ध्रुव सामनी हो। तो दिए गए जो सभी विकल्प हैं वो सही है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत की कृतिकार है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत की कृतिकार है। तो इसके जो यात्रा वृत्तांत की कृतिकार है वो निर्मल वर्मा तो नहीं है। निर्मल वर्मा है एक प्रमुख कहानीकार या जो कथाकार है वो रहे हैं। इनका जो प्रमुख कहानी संग्रह वो है निर्मल वर्मा। इनका जो प्रमुख कहानी संग्रह वो है परिंदे। और परिंदे को नामवर सिंह अपनी जो पुस्तक है कहानी, नई कहानी पुस्तक में हिंदी जो नई कहानी आंदोलन है उसकी पहली कृति है उसके रूप में भी संबोधित करते हैं। इसके अलावा इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो है चीड़ों पर चांदनी। ये याद रखने वाली बात है, इनका यात्रा वृत्तांत है वो है चीड़ों पर चांदनी। इनके उपन्यास भी बड़े महत्वपूर्ण है, वो एक है रात का रिपोर्टर है, एक है लाल टीन की छत। तो इनकी यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी, उपन्यास है रात का रिपोर्टर और लाल टीन की छत। प्रभाकर माची भी घुमक्कड़ शास्त्र की नहीं है, सेठ गोविंद दास भी नहीं है। तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के कृतिकार है वो है राहुल सांकृत्यायन। और इनका जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे। जब वो बाद में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं वो अपना नाम परिवर्तित करके कर लेते हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे, और एक बहुत ही बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति और बौद्ध साहित्य का जो अवलोकन करने वाले व्यक्ति भी थे। घुमक्कड़ शास्त्र के अलावा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है एक और, जो कि यात्रा वृत्तांत दी वो है मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि 1937 में प्रकाशित हुई थी और इसके वो 4 भागों में वो है विभाजित है। घुमक्कड़ शास्त्र के अलावा एक और मेरी तिब्बत यात्रा के अलावा इनको महत्वपूर्ण रचना है वो है बोलगा टू गंगा। तो इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है बोलगा टू गंगा घुमक्कड़ शास्त्र के अलावा, और एक बोलगा टू गंगा और एक है मेरी तिब्बत यात्रा।
और इनका जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे। बाद में जब वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो अपना नाम परिवर्तित करके कर लेती हैं राहुल सांकृत्यान। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित ग्रंथ शांति निकेतन से शिवालिक के संपादक क्या है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित ग्रंथ शांति निकेतन से शिवालिक के जो संपादक हैं वो कौन है? रामविलास शर्मा, नेमी चंद्र जैन और डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित शांति निकेतन से शिवालिक के जो संपादक हैं उसमें अगर हम चर्चा करें तो रामविलास शर्मा एक हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह है वो ऑप्शन है, और इसके अलावा है नेमी चंद्र जैन है वो ऑप्शन है। तो आचार्य ये जो शांति निकेतन से शिवालिक तक है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन है या उनका जो साहित्यकार जो कृति है उसके बारे में प्रकाश डालते हैं, और इसके जो संपादक रहे थे वो रहे थे डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। से संबंधित ग्रंथ शांति निकेतन से शिवालिक के जो संपादक हैं वो हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ भाव विलास के रचयिता हैं? तो जो पहला ऑप्शन है वो है बिहारी। तो बिहारी है वो रीतिकाल की जो रीति सिद्ध काव्य धारा उसके प्रमुख कवि है। जो सामान्यतः रीतिकाल है उसका 3 भागों में डिवीजन किया जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्तक। तो बिहारी है वो रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि हैं। बिहारी के साथ ही जो सेनापति हैं वो भी रीति सिद्ध काव्य है उसमें शामिल किए जाते हैं। बिहारी ने अपने जीवन काल में 700 ही दोहे लिखे, और और जिनकी जो रचना है उसको बोला जाता है बिहारी सतसई। बिहारी के दोहों के बारे में प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोड़त लगत घाव करे गंभीर। इसके अलावा जॉर्ज ग्रेसन जो हुए हैं उन्होंने बोला है इनकी प्रशंसा में कि पूरे यूरोप में एक भी जो कवि है वो बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है उसमें इनकी प्रशंसा में लिखते हैं कि श्रृंगार और मुक्तक काव्य के क्षेत्र में जितनी ख्याति बिहारी को मिली है उतना किसी भी काव्य को नहीं मिली है, और इनका जो एक एक दोहा है वो हिंदी साहित्य का एक रत्न है वो माना जा सकता है। मिश्र बंधु हैं उन्होंने इनकी जो दोहों की संख्या है वो मानी थी 700, ये भी महत्वपूर्ण रखने की याद रखने वाली बात है। घनानंद है ये रीति मुक्त के कवि हैं। और सामान्यतः ये माना जाता है कि ये रीति काल के हैं वो प्रवर्तक भी हैं। आम सहमति ये है कि ये रीति काल के प्रवर्तक हैं, ये रीति सिद्ध कवि हैं। और जो घनानंद है वो इनकी प्रमुख रचना है वो है बृहलीला और सुजान सागर। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रशंसा में लिखते हैं इनकी इनकी जैसी विशुद्ध ब्रज भाषा सरल और प्रभावनी लिखने में कोई भी अन्य जो श्रृंगारी कवि है वो सक्षम नहीं हो पाया। केशवदास है, ये नहीं, जो केशवदास है ये रीतिबद्ध कवि हैं, और ये सामान्यतः जो रीतिकाल के जो प्रवर्तक है वो माने जाते हैं। रीतिकाल का प्रवर्तक है वो यही है। और घनानंद है उनको ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण, तो इनको ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण घनानंद को बोला जाता है। केशवदास है वो एक प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं, और इसके साथ ही ये रीतिकाल के प्रवर्तक भी हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें एक रामचंद्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो कि एक प्रबंध काव्य है, और रामचंद्र का में जो केशवदास को जो सबसे अधिक सफलता मिली है वो संवादों में। आचार्य शुक्ल जी बोलते हैं कि इनका जो अंगद रावण संवाद है वो तुलसी के संवादों से कहीं अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। और इसके अलावा एक काव्य में अलंकारों का जो चमत्कृत स्थान समझने वाले कवियों में से एक थे। फिर हैं देव, ये भी जो रीतिबद्ध कवि हैं उसमें शामिल हैं, और जो रीतिकाल का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है भावविलास के जो रचयिता हैं वो हैं देव। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं वो है सुख सागर और सुख तरंग। तो देव की जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रसविलास के अंतर्गत वो हैं सुख सागर और सुख तरंग। इसके अलावा जो देव है इनकी ख्याति ये है कि ये रसवादी कवि भी हैं और ये ध्वनिवादी कवि। तो देव हैं वो रसवाद की कवि होने के साथ ही ध्वनिवादी कवि हैं, दोनों में शामिल किए जाते हैं।
आचार्य शुक्ल ने जब इतिहास नहीं लिखा था उससे पहले, तो विभिन्न जो साहित्य इतिहास के जो ग्रंथ लिखे लिखे गए थे, उसमें ये बात विवाद चलता था कि देव बड़े की बिहारी। तो आचार्य शुक्ल से पहले सामान्यतः ये धारणा थी कि हिंदी साहित्य में दो ही बड़े कवि हुए हैं, और इनमें से दो बड़े कवि कौन है, वो हैं देव बड़े की बिहारी। लेकिन बाद में जब आचार्य शुक्ल आते हैं तो पूरे जो साहित्य की जो अवधारणा है उनको परिवर्तित कर देते हैं। तो देव की सुख सागर और सुख तरंग, ये रसवादी और ध्वनिवादी दोनों कवि हैं, और भावविलास भी इनकी रचना है। बिहारी हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं, गणानंद रीति मुक्त और केशवदास हैं। उनकी जो प्रमुख रचना है वो है विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्र का, रामचंद्र का, कवि प्रिया और रस प्रिया, रसिक प्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत पत्र है, कार्यालयनी जो पत्र होता है वो व्यक्तिगत पत्र नहीं होता है, आवेदन पत्र भी नहीं होता है, व्यापारिक पत्र भी नहीं होता है। तो दिए गए विकल्पों में से जो कोई नहीं है वो सही है। तो निम्नलिखित में से जो व्यक्तिगत पत्र है वो दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि कार्यालयनी पत्र है वो व्यक्तिगत पत्र नहीं होता है, आवेदन पत्र भी नहीं होता है, और व्यापारिक पत्र भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से औपचारिक पत्र है, पत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो औपचारिक पत्र है, निमंत्रण पत्र, जाहिर सी बात है ये औपचारिक पत्र तो नहीं होगा, बधाई पत्र भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी तो वैसे ही कट जाता है। तो जो कार्यालयनी जो पत्र होता है वो होता है औपचारिक पत्र। अगला प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है ये, राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? तो राजेंद्र यादव हैं, तो जो नई कहानी आंदोलन है उसकी ये प्रमुख कथाकार है राजेंद्र यादव। और जो राजेंद्र यादव है वो नई कहानी आंदोलन के हैं, वो प्रमुख कथाकार हैं। तो नई कहानी आंदोलन में जो त्रयी है, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं, उनके साथ में राजेंद्र यादव भी शामिल है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी नई कहानी आंदोलन के विकास में इनकी महत्वपूर्ण पोस्ट तक है वो है एक दुनिया समानांतर, जिसमें कि उन्होंने जो 22 लेखक हैं उनकी जो कहानियां हैं उनको संपादित किया है। तो ये नई कहानी आंदोलन की त्रयी भी हैं। इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन भी कार्य भी किया था, और नई कहानी आंदोलन के विकास में इनकी एक दुनिया समानांतर जो पुस्तक है वो काफी महत्वपूर्ण है। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो हैं, एक है टूटना, जहां लक्ष्मी कैद है, और छोटे छोटे ताजमहल है, वो इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इनके जो उपन्यास है, किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? छह और मात इनका प्रमुख उपन्यास है, अंधे का अनजाना पल, उखरे हुए लोग। इनकी जो फिल्म बनी है वो है सारा आकाश। तो सारा आकाश जो उपन्यास है उस पर वो है इनकी फिल्म बनी है। इसके अलावा जो एक इंच जो मुस्कान है वो उपन्यास इन्होंने मनु भंडारी के साथ मिलकर लिखा था, एक इंच मुस्कान। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एक इंच जो मुस्कान जो उपन्यास है वो उन्होंने राजेंद्र यादव ने किसके साथ मिलकर लिखा था? मनु भंडारी के साथ में, जो कि इनकी पत्नी भी थी। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन में किस पत्रिका का विशेष योगदान रहा? तो 1950 के दशक के बाद जो विभिन्न प्रकार के कहानी आंदोलन उभरते हैं उसमें सर्वप्रथम नई कहानी आंदोलन है, फिर आ कहानी आंदोलन है, फिर उसके बाद समानांतर कहानी आंदोलन है। तो नई कहानियां जो 1950 के बाद विभिन्न प्रकार के कहानी आंदोलन बनते हैं, नई कहानी आंदोलन, अकहानी आंदोलन, समानांतर कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन, जनवादी कहानी आंदोलन इत्यादि। तो जो समानांतर कहानी आंदोलन है उसमें किस पत्रिका का विशेष योगदान रहा? तो नवनीत का नहीं, उत्तरगाथा का भी नहीं, आलोचना का भी नहीं। इसमें जो पत्रिका का जो आलोचना स्थान रहा था वो था सरिका। उसका कारण है क्योंकि जो समानांतर कहानी आंदोलन है उसके जो प्रवर्तक हैं वो है कमलेश्वर। कमलेश्वर के द्वारा समानांतर कहानी आंदोलन चलाया गया था, और कमलेश्वर के द्वारा ही जो सार का पत्र का है उसके संपादन का कार्य किया जाता था। तो जो सार का पत्र का है उसके जो संपादन का कार्य है वो कमलेश्वर के द्वारा किया जाता था। यही कारण है कि जो सार का पत्र का है उसका जो समानांतर कहानी आंदोलन है उसके विकास में है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा जो नई कहानी आंदोलन है उसके विकास विकास में कहानी और जो नई कहानी पत्रिका है उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो कमलेश्वर है वो नई कहानी आंदोलन से भी जुड़े थे और समानांतर कहानी आंदोलन के वो प्रवर्तक हैं, और सार का पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया था। अगला प्रश्न है, कबीर ने ब्रह्मणी शब्द का प्रयोग किया है, कबीर ने ब्रह्मणी शब्द का प्रयोग। तो जो कबीर हैं वो भक्ति काल की जो निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा है उसके ये प्रमुख कवि हैं, कबीर। और कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जो पुस्तक है उसमें वाणी के डिक्टेटर हैं उसके रूप में संबोधित किया है।
तो कबीर के कई जो पद हैं या जो शब्द हैं, जो दुआ हैं, उनमें आपको बिरहनी शब्द है वो बार-बार देखने को मिलेगा। तो उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ बे मैं काकू बिरहनी। तो उसमें जो बिरहनी जो शब्द है, बिरहनी का जो अर्थ होता है कि ऐसी जो बिरहनी है या जो एक व्यक्ति है या स्त्री है, जो कि ईश्वर है या जो अपने प्रिय है, कोई विरह में है, वो काफ़ी तड़प रहा है। तो उसी के लिए जो बिरहनी टर्म का है वो उपयोग किया जाता है। तो बिरहनी का जो यहाँ पर उपयोग किया गया वो राधा के लिए नहीं किया गया कबीर के द्वारा, पत्नी के लिए भी नहीं है, माया के लिए भी नहीं है। ये जो शब्द का प्रयोग किया गया वो किया गया है जीवात्मा के लिए। तो यहाँ से एक ऐसी जीवात्मा जो अपने प्रिय या जो ईश्वर है उसकी जो वियोग है में है, उसमें है वो काफ़ी तड़प रही है। तो यही कारण है कि जो जीवात्मा के लिए वो बिरहनी शब्द का वो प्रयोग है वो कबीर करते हैं। इसके अलावा जो कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी दोनों है। कबीर की जो भाषा है उसको कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी दोनों के नाम से संबोधित किया जाता है। सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। इसके अलावा जो कबीर की जो बाद में जो पंक्तियाँ थी या दोहे थे, उनका जो संपादन है बाद में उनके शिष्यों द्वारा किया गया और उसका जो नाम रखा गया वो था बीजक। और ये जो बीजक है वो 3 भागों में विभाजित है। वो उसके जो 3 भाग हैं वो हैं साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी। कबीर की जो रचना है उसका नाम है बीजक और जो कि साखी, शबद और रमैनी उसमें विभाजित। इनकी जो भाषा है वो है सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। तत्सम शब्द जो त्रिआयामा, तत्सम शब्द त्रिआयामा, तत्सम शब्द जो त्रिआयामा का जो अर्थ है त्रिया नहीं है, 3 आयाम भी नहीं है, निहारिका भी नहीं है। तो जो तत्सम शब्द जो त्रिआयाम है उसका जो अर्थ है वो होता है रात्रि। तो आज हमारी ये एमसीक्यू सीरीज है उसकी ये 5th क्लास थी। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है हम उसमें है वो समग्र अवलोकन का कार्य कर रहे हैं, जिसमें ना कि सिर्फ जो ऑप्शन है उसको टिक करना नहीं, बल्कि उससे जो भविष्य में जो प्रश्न बन सकते हैं या जो पीवाईक्यू उसके आधार पर जो प्रश्न वो बन सकते हैं भविष्य में, उसका वो समग्र विश्लेषण किया जाता है। और साथ ही उस जो टॉपिक से संबंधित जो अन्य फैक्ट हैं उसको भी कवर है वो वर्ग एक जो पात्रता और चयन परीक्षा की जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें किया जाता है। अब आगे हम उसमें आगे इस सीरीज को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।